Hi friends, welcome to my YouTube channel. Don't quit. My name is नीतीश कुमार। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को डिस्कस करने जा रहे हैं और बिल्कुल ही सिंपल वे में। यार तुमने काफी किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ते हुए तो पता चलता है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भूल जाता है। तो यार एनसीईआरटी के बेस से हम इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल ही ईजी वे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले जो ग्लोब को जान लेना है। अगर आपने मेरा पिछला वाला चैप्टर देखा तो मैंने उसके बारे में ग्लोब के बारे में बताया, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। इसका हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यार मान लेते हैं कि ये एक ग्लोब है। ग्लोब, इस तरह के ग्लोब आपने कभी ऑफिस में रखे हुए देखे होंगे, इस तरह के ग्लोब। तो क्या है ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है लघु रूप है, लेकिन ये वास्तविक है। ग्लोब क्या है? ग्लोब ये लघु रूप है, क्योंकि आप पृथ्वी के उसमें तो ये काफी, पृथ्वी कंपेरिजन में ये काफी छोटे हैं। तो ये क्या लघु रूप है, लेकिन इसमें कोई भी कमी नहीं है। जो भी स्थिति इसमें दर्शाई जाती है वो बिल्कुल ही पृथ्वी के समान होती है। जहां पर आप खड़े हो, अगर वहां की स्थिति आप निकालो और इस ग्लोब की वो लघु ग्लोब से अगर उसकी तुलना करो तो बिल्कुल वो ही निकलेगी। तो लघु रूप क्या है? ये वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक प्रतिरूप है। इसका मतलब ये है कि ये लघु यानी कि हमें छोटे रूप में ही हमने देखा जाएगा अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हम पृथ्वी तो इतनी बड़ी है कि उसे उसे नहीं कर सकते। अब इसके भी कई प्रकार होते हैं। ग्लोब भी कई कई प्रकार के होते हैं। ग्लोब क्या होता है कि कुछ छोटे ग्लोब होते हैं, कुछ बड़े ग्लोब होते हैं, लेकिन बड़े ग्लोब को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो जो छोटे ग्लोब होते हैं वो पॉकेट ग्लोब कहलाते हैं। यानी कि पॉकेट ग्लोब, पॉकेट ग्लोब, पॉकेट ग्लोव यानी कि ये इतने छोटे होता है कि हम अपने साथ इन्हें लेके जा सकते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है इसका, सेकंड टाइप होता है, वो गुब्बारों के टाइप में होता है। यानी कि जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो लगभग इसी समान हो जाता है, लेकिन वो गुब्बारे किस प्रकार के? प्रिंटेड गुब्बारे होते हैं, जिससे हमें सब कुछ उसमें पता चल जाता है। तो उसमें ये सुविधा होती है कि अगर हमारे पास ये है भी नहीं ना, तो हम उसे कहीं ले जा सकते हैं और उसकी सुविधा के अनुसार अपनी स्थिति को जान सकते हैं। तो जो दूसरा ग्लोब होता है वो गुब्बारे के टाइप में होता है, गुब्बारे वाले ग्लोब। गुब्बारे वाले ग्लोब। अब इसकी तरफ इसे देखते हैं। यार ये जो ग्लोब है, इस ये अगर हम इसकी बात करें, इसकी तो ये बिल्कुल ही पृथ्वी के समान है। और ये जो ग्लोब है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता। जिस प्रकार एक कुम्हार अपना बनाने के लिए चक्का चलाता है, उसी प्रकार, और जिस प्रकार हम लट्टू नचाते हैं उसी प्रकार ग्लोब भी घूमता है। लेकिन हाँ, ये अपना जो एक चक्कर है वो 24 घंटे पूरा करता है, लेकिन जो सूर्य के आसपास जो पूरा एक साल होता है वो 365 दिन का होता है। तो ये है, ये क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा अक्ष कहलाता है, अक्ष, जिस पर यानी कि पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन ये सुई जो दिखाई दे रही है, वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। हम जो रखा हुआ देखते हैं किसी ऑफिस में या कहीं भी जो रखा हुआ देखते हैं उसमें इस प्रकार होती है, लेकिन वास्तविक ग्लोब में ऐसी कोई सुई है नहीं। वास्तविक ग्लोब में ऐसी कोई सुई होती नहीं है। वास्तविक ग्लोब में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ऐसी कोई भी सुई नहीं होती है वास्तविक ग्लोब में। और जो जानने का तरीका है, पहले क्या होता था कि इंसान इसकी सहायता से समय का बोध करते थे। आज के समय में हमारे पास बोझ है, कुछ है, लेकिन पहले के समय में जो भी चंद्रमा है या पृथ्वी की वो है या सूर्य है, उसके अनुसार ही हम समय का अनुमान लगाते थे। जैसे कि काफी नाविक जो भारत आए पुराने, जैसे कि वास्को डिगामा, कोलंबस। तो यार उस समय पर ना इस तरह की कोई भी मतलब
टेक्निक नहीं थी कि वॉच है हमारे पास कुछ है, तो वो किस तरीके से अपना मतलब देखते थे। तो उनका जो तरीका था वो ये था कि वो सूर्य के हिसाब से और चंद्रमा के हिसाब से और तारों के हिसाब से देखते थे। और जो ध्रुव तारा होता है उसकी भी काफी सहायता लेते थे वो अपना समय देखने, क्योंकि जब सूर्य अपने बिल्कुल उत्तरी अक्षांश पर होता है तो बिल्कुल उस समय दोपहर होती है, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। और एक तरीका यह है सूर्य से जानने का कि सुबह सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो परछाई होती है वो काफी लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे आती है और जब बिल्कुल ही वो हमारे सिर पर होती है तो वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो उसके अनुसार भी देखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी पहले आदमियों को जानने के लिए, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो सब काम जो है इसी माध्यम से करते थे। तो यार मैंने अक्ष के बारे में बताया था अभी कि अक्ष जो है वो होता है, लेकिन वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। और ये जो कहलाता है, ये जो होता है, ये ये उत्तरी उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और जो ये है, ये क्या है? ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। और जैसे जैसे ये हमारी विषुवत रेखा, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, तो क्या है कि जो लंबाई जो दूरी है वो घटती जाती है। जैसे इतनी हो जाएगी, फिर इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ये मकर रेखा आ जाएगी, ये उत्तरी ये दक्षिण ध्रुव रेखा, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब अक्षांश या समांतर रेखा, टॉपिक नंबर 2, अक्षांश या समांतर रेखा। अक्षांश या समांतर रेखाएं। अगर आप केयरफुली इस चीज को पढ़ेंगे तो इसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कहीं भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, क्योंकि हम एक फिगर के माध्यम से इसे जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। पहले हम एक चित्र बना लेते हैं गोल ग्लोब का। ग्लोब का ये चित्र है, तो इसके बीचों बीच में कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का जो अंश है वो 0 अंश है। और इसका कारण ये है क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर भी ये विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बिल्कुल ही बराबर है। जो कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो पृथ्वी का 1/4 है, यानी कि 360। इसका जो पूरा वो होता है, पूरा गोला जो है ये कितने का होता है? 360 का होता है। और हम अगर एक ही पार्ट की बात करें तो 90 होता है। और 90 क्या है? 1/4। और यही कारण है कि ये जो होता है 0 का होता है। तो हम अब इसके 23.5 में कौन सी रेखा है? 23.5 में है इसकी कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 अंश में है। 23 सही 1/2, 23 सही 1/2। और कर्क रेखा से ऊपर अगर हम जाएंगे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और अब आ जाएगी पहले ये वाले देख लें, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो विषुवत विरत हो गया, विषुवत विरत, कर्क रेखा, मकर रेखा। और ये जो हो गई, ये क्या होगी? शीतोष्ण। और इसी प्रकार ये भी आ जाएगी। यह इसे उत्तरी ध्रुव विरत भी कहते हैं हम, उत्तरी ध्रुव विरत। ये लिख दो उत्तरी ध्रुव विरत। और ये दक्षिणी ध्रुव विरत, दक्षिणी ध्रुव विरत इधर लिख दो। तो ये जो है कर्क रेखा जो है ये 23.5 पे है, और ये जो होती है 66.5 पे होती है। ये 66.5 पर ये। और अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो ये हमारा 90 बैठ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो एक पार्ट है विषुवत विरत से ऊपर का,
ये 90 का है, और इन्हें भी अगर हम जोड़ने लग जाए इन्हें, तो ये भी हमारे 90 के ही बैठेंगे, 23.5 और 66.5 90। अब जो ये वाला पार्ट है, ये इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भाग जो कहलाता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी उसके लिए जगह चाहिए तो मैं उसे इसे साफ करके फिर बताऊंगा। तो जो विषुवत रेखा से 0 से 23.5 तक का जो भाग होता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध प्रदेश कहलाता है। उष्ण कटिबंध प्रदेश, उष्ण कटिबंध प्रदेश, और ये भी उष्ण कटिबंध प्रदेश है, उष्ण कटिबंध प्रदेश। क्योंकि ये जो है 0 से 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी अक्षांश पे जो होते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय होते हैं। और यहाँ पर जो गर्मी होती है वो बिल्कुल ही, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो यहाँ पर ही महसूस होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये बीचों बीच में, और जो सूर्य है जब वो अपने उत्तरी बिल्कुल उच्चतम बिंदु पे होता है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल ही ज्यादा प्रकाश पड़ता है। जैसे कि मैं एक फिगर बना के बता रहा हूँ किस प्रकार ये ज्यादा, ये मान लो कोई सरफेस है, एक टॉर्च का उदाहरण और एक सरफेस का उदाहरण लेते हैं हम। ये हमारी कोई सरफेस है और ये क्या है? ये हमारी टॉर्च है। ये क्या हमारी टॉर्च है यार। अगर तुम बिल्कुल इतने उससे बिल्कुल सीधी खड़ी इस पर प्रकाश मारने लग जाओ तो ये इतने बीच में तो प्रकाश देगा, प्रकाश कम जगह में देगा, लेकिन जितना भी देगा बहुत ज्यादा देगा, बिल्कुल सॉलिड वाला प्रकाश देगा। तो इसी प्रकार ये उष्ण कटिबंध की स्थिति होती है। जिस प्रकार सूर्य बिल्कुल कम जगह में देता है लेकिन बिल्कुल ही ऊपर देता है, जिससे कि गर्मी यहाँ पर ज्यादा पड़ती है। तो जो रीजन है वो ये है उष्ण कटिबंध में ज्यादा गर्मी होने का। उष्ण कटिबंध के हम ऊपर को जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण आ गया। अब शीतोष्ण में जो गर्मी है वो उष्ण कटिबंध की अपेक्षा कम लगती है। जिसका रीजन है, रीजन हम अभी टॉर्च के माध्यम से देखेंगे। ये कोई टॉर्च है, ये टॉर्च है, और ये कोई सरफेस है। लेकिन ये सरफेस उस तरह से नहीं है, टॉर्च की लाइट उस तरह से नहीं पड़ रही जिस प्रकार उष्ण कटिबंध पड़ रही है। ये किस प्रकार पड़ रही है? ये तिरछी पड़ रही है, ये तिरछी पड़ रही है। तो प्रकाश जो होगा वो ज्यादा में आएगा, प्रकाश ज्यादा में आएगा। तिरछी है, प्रकाश ज्यादा में आएगा, लेकिन उतनी तेज नहीं पड़ेगा जितनी तेज यहाँ पर पड़ रहा था। तो इस ये कारण है कि शीतोष्ण कटिबंध में उष्ण कटिबंध की अपेक्षा जो है प्रकाश कम मिलता है। और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तरी ध्रुव व्रत और सबसे नीचे आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव व्रत। ध्रुव व्रत लिख दे रहा हूं मैं, ध्रुव और ध्रुव। यहाँ पर पूरे वर्ष ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है यहाँ पर पूरे वर्ष। जिसका रीजन ये है कि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। अभी यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ रही थी, यहाँ पर हल्की पड़ रही है, ज्यादा में पड़ रही है, सॉलिड नहीं पड़ रही है, इसलिए कम है। लेकिन यहाँ पर अगर टॉर्च हम ले इस तरीके से रखें, टॉर्च से मतलब सूर्य से है और सरफेस से मतलब जो उस पृथ्वी है उससे है, तो जो हमारी जो सरफेस है वो इस तरह से रह जाती है, इस तरीके से, और जो प्रकाश होता है वो इस तरीके से जाता है। तो ये जो है यहाँ पर इसकी बिल्कुल ही प्रकाश नहीं पड़ता, जिसके कारण पूरे वर्ष यहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देशांतर, और जो अभी ये समांतर रेखा, ये अक्षांश की जो रेखाएं होती हैं वो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो होती हैं इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से होती हैं ये रेखाएं। और इनकी जो वो है ये 0 है, कर्क रेखा 23.5 आ जाएगी, और उसके बाद
66.5 आ जाएगी, दोनों 90 का होता है। इसी प्रकार नीचे भी ऐसे होता है, जो अभी बीच है डिटेल से बताया था। अब हमने वो तो देख लिया अक्षांश, अब इसके बाद हम देशांतर रेखाएं देखते हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तो इसे भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहले चित्र बना लें इसका। ये चित्र हो गया। अब जो हमारी समांतर रेखाएं थी वो इस तरीके से थी, यानी क्षैतिज टाइप में थी, लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है वो ऊर्ध्वाधर टाइप में होती है। ऊर्ध्वाधर से मतलब क्या है, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये रेखाएं जाती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ये कितने पे है, 20 अंश पे होता है, ये 40 पर। इसी प्रकार इनके हो जाएंगी। तो ये जो ऊर्ध्वाधर टाइप में ये रेखाएं होती हैं, ये क्षेत्र, ये जो होती हैं ये देशांतर रेखाओं में होती हैं। जबकि जो समांतर रेखाएं पिछली टाइप में हमने डिस्कस किया था, जो इस तरह की होती हैं, वो जो होती हैं क्षेत्रीय टाइप में होती हैं, और ये ऊर्ध्वाधर टाइप में है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितनी भी ये रेखाएं सारी रेखाएं यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 0 बनता है। और इसमें और समांतर रेखाओं में और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में या देशांतर रेखाओं में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसकी जितनी भी रेखाएं होंगी वो समान बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। अगर ये किसी एग्जाम्पल 5 की है तो ये 5 की होगी, और ये जितनी भी रेखाएं समान होंगी। और जबकि उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जब गोलार्धों की तरफ जा रहे थे तो जो दूरी थी वो घट रही थी और बीच में चौड़ी थी उसमें, जिसका कारण यही है कि जो पृथ्वी है वो बीच में से तो उभरी हुई है, लेकिन जो उसकी साइडें हैं वो कैसी हैं, वो चपटी हैं। जैसे यार क्रिकेट का मैदान देखो, जहाँ पर क्रिकेट का मैदान होता है ना, तो जहाँ पर क्रिकेट की पिच होती है वो थोड़ी इस तरीके से होती है, उछली हुई, यानी कि थोड़ी उसके जैसे जैसे हम बाउंड्री के पास में जाते हैं तो थोड़ी इस तरीके से होती है। तो यही कारण है कि यार उसके जो ध्रुव की तरफ जाते हैं ना, तो वो दूरी कम होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें यहां से लेकर यहां तक की सेम मिलेगी, और सारी रेखाएं जितनी भी रेखा होंगी इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आके मिल जाएंगी इसमें, इस तरीके से आके मिल जाएंगी। और ये जो है, ये हमारी ये जो रेखा है, ये इसको हम बोलते हैं प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर। इसे लाइनों पर मिटा रहे हूं। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये क्या कहलाती है, प्रमुख याम्योत्तर। और ये जीरो अंश पर होती है, कितने पर, 0 पर। उसमें विषुवत वृत्त 0 पर होता था, और इसमें प्रमुख याम्योत्तर है वो 0 पे है। क्या है ये प्रमुख याम्योत्तर है, इसे प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। और ये इसके अगर हम इस पार्ट की बात कर लें, कौन सा, आधा इधर का पार्ट, तो ये कितना है, 180 अंश का है, ये 180 अंश का। और इधर का पार्ट भी इसका 180 अंश का ही है, यानी कि ये पृथ्वी का आधा भाग होता है 180, क्योंकि पृथ्वी जो टोटल होती है वो 360 की होती है। ठीक, और जो भारत का प्रमुख याम्योत्तर है वो 82.5 डिग्री उत्तर, वो 82.5 पूर्व को माना गया। अभी बताएंगे हम थोड़ी देर में उसके बारे में। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, मैंने ये अभी डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं हेडिंग के रूप में एक बार और बता दूं कि जो 0 से 23.5 तक अंश के बीच में होती है, 0 से 23.5 अंश के बीच में जो होते हैं वहां पर गर्मी बिल्कुल ज्यादा पड़ती है। ठीक, और जो दूसरा है, और ये जो कहलाता है ये उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध। अभी पीछे डिटेल में डिस्कस कर रहा था इसे, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ।
उष्ण कटिबंध। और जो दूसरा है वो 23.5 से 66.5 तक है, वो 23.5 से 66.5 तक है, वो 23.5 से 66.5 तक है। और ये जो है ये शीतोष्ण में आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और जो सबसे लास्ट में आ जाता है तीसरा वाला 66.5 से 90 तक, 66.5 से 90 तक, वो क्या कहलाता है, वे ध्रुव में आ जाता है, शीत कटिबंध यानी शीत कटिबंध। अभी कहां पर कैसा मौसम होता अभी डिस्कस किया था। अब अगर हम जानना चाहें कि समांतर रेखाओं में कौन सा स्थान कहाँ पर है और देशांतर रेखाओं में कौन सा ऐसा, तो मैं समांतर रेखाओं का एक उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। अगर यार तुम्हें ये है कि क्योंकि इनसे हमें क्या है, इनसे हमें किसी स्थान की स्थिति जानने का मौका मिलता है। तो समांतर रेखाओं या पहले हम अक्षांश को ले लेते हैं, समांतर या अक्षांश दोनों बात एक ही है, समांतर या अक्षांश। तो इसमें हम देखने लग जाए कि यार एक भारत का एक स्थिति है कि महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर है, वो भी 20 अंश पर है। और दक्षिण अमेरिका का एक स्थान है, दक्षिण अमेरिका का एक स्थान है, इसका नाम है बेलो हेरिजेंटो, बेलो हेरिजेंटो। बेलो हेरिजेंटो। और भारत ये कहाँ का, ये दक्षिण अमेरिका का। और भारत का क्या है, भारत में महाराष्ट्र का चंद्रपुर, महाराष्ट्र का चंद्रपुर। ये दोनों एक स्थान, यानी ये भी 20 पर है और ये भी 20 पर है। तो यार एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि यार ये भी 20 पर है, ये भी 20 पर है, लेकिन ये भारत में है और ये जो है ये अमेरिका में है, तो ये एक थोड़े नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति तो एक ही वो है। तो हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मैप है उसमें ये अभी मैं छोटा गोला बना के बता रही हूं। मान लो ये हमारा गोलार्ध है, तो ये क्या है, विषुवत रेखा है। तो 23.5 पे क्या है, 23.5 पे है कर्क रेखा और 23.5 पे है मकर रेखा। तो मैंने अभी बताया कि ये जो है 20 पर है, सॉरी ये जो है विषुवत वृत्त है 0 वाला, और ये है मकर रेखा। ये कितने पर है, 23.5 पर। ये कितने पे है, 23.5 पर। तो यार अब ये बात है कि यार भारत का चंद्रपुर और दक्षिण अमेरिका का बेलो हेरिजेंटो दोनों 20 पर हैं, लेकिन इनकी स्थिति कैसे ज्ञात करी जाएगी। तो 23.5 है, अगर हम 20 को ले रहे हैं तो लगभग इस रेंज में आगा, और ये जो है इस रेंज में आगा 20.5 पे। तो जो भारत है, भारत का चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो ये है, ये दक्षिण अमेरिका का बेलो हेरिजेंटो है, ये क्या है, उत्तरी 20.5 अंश उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है महाराष्ट्र का चंद्रपुर। और जो ये है अपना बेलो हेरिजेंटो दक्षिण अमेरिका की, ये 20 अंश जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। देशांत तो अगर देशांतर रेखा से इसे समझ में नहीं आए तो मैं एक बार बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ कि यार एक लाइन तुम 4 लाइन तुम क्षैतिज में काटो और 4 लाइन काटो उदाहरण में। क्षैतिज में कैसे करेंगी, क्षैतिज में जो लाइन करेंगी वो इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से। और जो उधारधर है उसमें जो लाइन जाएंगी वो इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। तो अभी ले लेते हैं 2 चीजें। क्षैतिज को लिखेंगे काखा गा में, क्षैतिज की जो लाइन होंगी वो काखा गा में होंगी, का
खा, गा, घा और अड़ा। और जो ऊर्ध्वाधर की होंगी वो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। अब इसे फिगर में कर दो, ये बिल्कुल ही सिंपल में, अगर किसी को देशांतर समझ में नहीं आ रही है तो ये बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो क्षैतिज रेखा है, जैसे मैंने बताया, ये इस तरीके से करेंगी और ये 5 रेखाएं करेंगी, 1 2 3 4 और एक 5। ये कौन सी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा हो गई। इनका नाम दे दो का खा गा घा, का खा गा घा और अड़ा, अड़ा। अब ऊर्ध्वाधर रेखा काटेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम शो करेंगे 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 से, यानी कि 1 2 3 और 4। अब हमें किसी स्थान की स्थिति जाननी है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई शहर है, मान लो यहाँ पर असम है, तो ये इस तरह से गोला काट दिया हमने। अब यहाँ पर जो मान ले हमने जैसे भारत में असम माना, जो इस यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने गोला कर दिया। तो अब असम तो है, लेकिन इसकी स्थिति कैसे जानेंगे, तो इसकी स्थिति जानने के लिए हम जो शो करेंगे वो ये करेंगे कि जो जैसे यो हमारी पृथ्वी मान ली, क्योंकि देशांतर में ये सिंपल वे में है तो इन्हें देशांतर मान लो। तो ये जो है आधा 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 जो होगा इससे, ये किस में होगा, ये पूर्वी में होगा, और आधा किस में होगा, पश्चिम में होगा। और इसे क्या मान लो, इससे नीचे वाला दक्षिण को मान लो, दक्षिण है, और ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है, ये पूर्वी है और ये पश्चिम है। अब स्थिति इसकी क्या बतानी है हमें, इसे कैसे शो करेंगे भाई, ये कौन से गोलार्ध में है, कैसे है। तो ये जो स्थिति है, जैसे हम मान लो ये उत्तर में है, उत्तर में आ गया ये, क्योंकि ये आधे से ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन ये इधर है पश्चिम में। तो इसे हम कैसे शो करेंगे कि असम जो है इस तरीके से, ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब देशांतर और समय की बात कर लेंगे। देशांतर और समय, तो पहले डिस्कस किया था समांतर रेखाएं या अक्षांश। तो उसमें क्या था, उसमें जो हमारी रेखाएं थी समांतर रेखाएं वो अलग अलग में थी, लेकिन देशांतर रेखाएं में क्या, जैसे फिगर बना के बताया मैंने, ये उदाहरण टाइप में इस तरह से होती हैं देशांतर रेखाएं। तो और ये सारी समान होती है, इनकी विशेषता ये कि ये सारी समान होती हैं, और ये सारी मिलकर सबसे ऊपरी अपने उत्तरी अक्षांश पे जाकर बिल्कुल उच्चतम बिंदु पे बिल्कुल जीरो से सारी रेखाएं मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये देशांतर और समय, तो इन्हें इन्हें जानना क्या है, इन्हें उनकी अपेक्षा जानना कठिन है, क्योंकि ये सारी समान है यार। तुम उनमें तो अगर उसमें कह दिया कि ये 23.5 पे है, तो उसमें तो हमें पता चलता है क्योंकि वो अलग है सारा, लेकिन इसमें 23.5 पे कह रहे तो कौन सी रेखा पे लगाएंगे। तो इसीलिए देशांतर और समय को जानना बहुत बहुत जो है कठिन है। तो इसके लिए क्या उपाय करा गया है, इसके लिए जैसे देशांतर है, देशांतर और समय को हम देखेंगे, तो ये क्या है कि अत्यधिक विस्तार अगर है तो समय जानने में कठिनाई आ जाती है। जैसा कि रूस है, रूस का विस्तार ही इतना है कि उसके समय को जानने में कठिनाई आ जाती है। जैसे रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ियों में जो समय है उसमें भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसा भारत में एक स्थान है गुजरात, एक स्थान है असम, तो उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, उसमें 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। अगर अगर हम समय को इसके अनुसार चलें तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। एक घंटा 45 मिनट का अंतर है इनमें। और समय में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे रूस है, तो रूस क्या है, बहुत अधिक विस्तार वाला देश है, तो रूस में 11 मानक समय माने गए हैं। तो भारत में जो मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी को माना गया। जैसा अभी नक्शा बना के बताता हूँ मैं तुम्हें।
ऐसा ये काम चला नक्शा बना रहे। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 है, जो कि लगभग रेखा यहाँ पे जाती है, कितना है 82.5। और जो ये वाली रेखा है ये कितने तक है, ये 97, यानी जो भारत को बिल्कुल पूरी पूरी कवर करती है। और इधर कितनी हो जाएगी ये इधर है 67। लेकिन भारत भारत का जो मानक समय है ये 82.5 है। भारत का मानक समय है ये क्या है, भारत का मानक समय, ये भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री भारत का मानक समय माना गया। और जो विश्व का मानक समय है वो ब्रिटेन की जो ग्रीनिच रेखा है, जो ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला ग्रीनिच है, वो वहां से लिया गया है। विश्व का जो समय है, विश्व का जो समय है वो ग्रीनिच, और ये कहां पर है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला। इसे क्या माना गया, इसे मानक समय माना गया सबका। अब क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी, इसमें देशांतर रेखाओं से प्रॉब्लम आ रही थी, तो सबने क्या करा कि सबने एक बोल के यार ऐसा है, सबका जो एक बैलेंस होना चाहिए चीजों का। तो वहां पर एक समिति बनाई गई थी जिसके माध्यम से इसे ब्रिटेन के जो ग्रीनिच रेखा उसे सबका मानक समय माना गया था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा ये है, हम ग्रीनिच रेखा यहां से गुजरी, बर्ड मैप पे एक रेखा होगी, अगर बर्ड मैप पे आप फोन पे जाओ सर्च करो तो बर्ड मैप पे इस तरह की रेखा होगी। तो इस तरह की जो रेखा होगी वो ग्रीनिच रेखा दिखाएगी। ग्रीनिच रेखा के जो भी पूर्व में स्थित होंगे, इसे तुम पूर्व मान लो, इसे पूर्व मान लो। तो ग्रीनिच रेखा के जितने भी इधर में होंगे उनका जो मानक समय होगा वो ज्यादा होगा। तो जो पूर्व में है उनका मानक समय क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा इनका मानक समय। और जो पश्चिम में है उनका मानक समय कम होगा। मानक समय क्या होगा, कम होगा। मानक जो पश्चिम में है उनका कम होगा। रीजन यही है क्योंकि जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है वो इस इधर की टाइप है, इसलिए इधर का ज्यादा है और इधर का कम है। अब गणना कैसे करी जाए इसकी, गणना कर, समय की गणना में बता दूं किस तरीके से की जाती है। समय की गणना करना हम चाहते हैं तो हमारी जो पृथ्वी वो कितनी की है, 360 अंश, और घंटे कितने हैं, घंटे हैं 24। यानी कि अब जो घंटे आए उन्हें मिनटों में बदलेंगे और मिनटों को सेकंड में बदलेंगे। तो जो घंटे आए उसमें एक घंटे में कितना आ गया, एक घंटे में 15 अंश आगा। अगर तुम इसे डिवाइड कर तो एक घंटे के लिए 15 आगा। अब जो ये 15 है, एक घंटे में 15 है, यानी कि 4 मिनट में एक, 4 मिनट में एक, इस तरीके से। तो यार अब एक एग्जाम्पल से मैं बता दूं कि तुम सब क्रिकेट देखते हो, और तो क्रिकेट में क्या होता है कि यार खबर होती है कि भारत में जो है एक मैच जो है 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो इंग्लैंड में जो मैच है 2 बजे से शुरू होगा, लेकिन वो भारत में कितने बजे शुरू हो रहा है, भारत में वो 7:30 बजे से शुरू हो रहा। तो उस कितना 5.5 घंटे का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का। तो तुम 5.5 घंटे को ये जान सकते हो कि ये कितने कितने अक्षांश पूर्व में स्थित है। 5.5 घंटे को मिनटों में बदल दो पहले, कितना हो गया, 5.5 घंटे को 6 पंजे 30 हो गया, और 6 पंजे 30 यानी 330 मिनट हो गए, 330 मिनट। अब इसे अगर तुम 60 से डिवाइड करने लगे तो लगभग 5.5 मिनट ही आएंगे, 5.5 घंटे आएंगे। और 5.5 घंटे यही कारण है कि 5.5 घंटे जो ये समय है, भारत में अगर कोई मैच 2 बजे शुरू होगा, वो इंग्लैंड में 2 बजे शुरू होगा, तो भारत में वो 7:30 बजे का होता। तो यही कारण है कि वो 7:30 बजे आएगा। Thanks to watch video.